नमस्कार प्यारे साथियों। कल जब हम इतिहास को पढ़ रहे थे तो हमने स्टार्टिंग करी थी कि इतिहास क्या होता है और इतिहास जिसको हम देखते हैं उसकी संकल्पना क्या थी, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसके संदर्भ में एक सामान्य परिभाषा क्या थी और उस परिभाषा के साथ साथ जो दो तीन फेमस हिस्टोरियंस थे जैसे कि हेरोडोट्स, जैसे कि विलियो वॉन रोंके, लियोपोल्ड वॉन रोंके और ई.एच. कार, उनके विषय में जाना था। फिर सबसे बढ़कर हमने उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया था जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि इतिहास की प्रासंगिकता क्या है या इतिहास की उपयोगिता क्या है और हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं और हमें उसको क्यों पढ़ना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण जो कहीं से भी सवाल हमारे मन में उठते हैं और जो कोई भी एक साधारण व्यक्ति आपसे पूछ ले तो हमने उनका जवाब तलाशने की कोशिश की थी एक दायरे में और हमने 5 बहुत महत्वपूर्ण आधार खोजे थे जिसके माध्यम से आपको हमने सिखाया था कि आज के बाद इतिहास की प्रासंगिकता, इतिहास की उपयोगिता, इतिहास का महत्व आपके सामने कभी भी प्रश्न चिन्ह लेकर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत गहराई से समझ लिया कि इतिहास की प्रासंगिकता क्या है। हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में वो कितना महत्वपूर्ण है और हमें इस विषय पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे विषय को पढ़ रहे हैं जो कि आज वर्तमान का आधार निर्मित करता है। आज जिस वर्तमान में हम हैं, आज जिस स्थिति में हमारा देश है, उसकी जो हिस्ट्री है, यदि हम उसको नहीं जाने तो ये बहुत बेईमानी होगा। तो हमने देखा कि हमने इतिहास शब्द को देखा, इतिहास की परिभाषा को देखा और क्या देखा, हमने देखा कि इतिहास कैसे प्रासंगिक है। अब इसी कड़ी में हम आज आगे चल रहे हैं। देखिए, इतिहास के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, समय और स्थान, जिसके बिना इतिहास जो है अधूरा है। यदि मैं ये कहूं कि अकबर बहुत पहले हुआ था तो इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत पहले कब हुआ था तो आपको उसका वर्ष बताना होगा। सिर्फ वर्ष बताने से काम नहीं चल जाएगा, आपको उसके जन्म का स्थान बताना पड़ेगा। अर्थात इतिहास में समय और स्थान उसकी आधारभूत चीज है, जिसके बिना क्या है, इतिहास अधूरा है। हम इतिहास को समझ ही नहीं सकते जब तक हम समय और स्थान पर विचार नहीं करें। तो जो समय जो है, टाइम जो है, जिसको कि इतिहास में काल कहा जाता है, एज कहा जाता है, वो इतिहास का मूल है, आधार है। और हमेशा से ये लोगों में उत्सुकता रही कि यार इस समय का जो है मापन कर लिया जाए, इस समय को गणना कर ली जाए, ताकि हम जब इतिहास को पढ़ें या हम किसी के विषय में बताएं तो उसका समय निर्धारित किया जा सके कि हम कितने समय पहले की बात कर रहे हैं, 2000 साल, 3000 साल, 500 साल, 50 साल पहले। अगर हमने वर्ष का उल्लेख नहीं किया, स्थान का उल्लेख नहीं किया, तो हमारी जो चर्चा है वो बेईमानी हो जाएगी, उसका कोई आधार ही नहीं है, उसका कोई फैक्ट्स नहीं, उसका कोई तथ्य नहीं है। तभी इतिहास में हम देखते हैं कि आप जब भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं तो दो चीजें आपके सामने बहुत बार बार निकल के आती हैं। वो क्या चीज है? ये शब्द आते हैं बीसी और एक शब्द आता है एडी, और दूसरा एक समानांतर शब्द आता है ईस्वी, जिसको शॉर्ट में ई लिख देते हैं, और एक शब्द आता है ईसा पूर्व। ठीक है, ये बेसिक है। हमारी सारी पाठ्य पुस्तक जो हैं वो इसी के आधार पर लिखी जाती हैं, लेकिन आगे क्या परिवर्तन हो रहा है उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन पहले ये जाने कि भाई बीसी और एडी ये शब्द क्या हैं, जो पूरी इतिहास में चलेंगे आपके सामने, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और फिर इनके समानांतर आज बीसीई और सीई ये शब्द क्यों इस्तेमाल होने लगे हैं, इसका क्या तात्पर्य है?
बिफोर कॉमन एरा, और इसका तात्पर्य है कॉमन एरा। अब ये क्या चीज है? क्योंकि ये ऐसी चीज है जो अगले ना केवल 10 महीने जब तक हमारा कोर्स चलेगा, या 11 महीने या 12 महीने, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। एडी, बीसी, बीसीई, सीई, जब तक हम इसको नहीं समझ लेंगे तब तक हमारी क्लास कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये बेसिक है, ये आधार है इतिहास का। क्यों? क्योंकि ये कालक्रम को निर्धारित करता है। अब पहले तो बात करते हैं हम बीसी की। से बीसी से क्या मतलब है? बीसी को यदि इंग्लिश में लिखें तो ये क्या शब्द आएगा? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। और यदि एडी का फुल फॉर्म लिखें तो एडी क्या है? एनो डोमिनो। बहुत सारे लोग, हालांकि मेरे जैसे भी, जब हम बीए में आए थे तो हम भी एडी का मतलब क्या निकालते थे? आफ्टर डेथ। अधिकांश जो विद्यार्थी, यदि आप अभी कॉलेज में चले जाओ, मैं सही कह रहा हूं क्योंकि मैं क्लास लेता हूं बीए की, इवन दो एमए की बच्चे भी एडी को आफ्टर डेथ, बीसी को बिफोर क्राइस्ट तो सही कहते हैं, लेकिन एडी को क्या कहते हैं? आफ्टर डेथ। वो क्या कहते हैं सब, और उनका तर्क पता है कैसे सही होता है? कैसे सही है? वो क्या तर्क लगाते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब समझ रहे हैं? जब ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो ये तो बिफोर क्राइस्ट है, तो सही है भाई, बिफोर क्राइस्ट हो गया। और एडी मतलब आफ्टर डेथ, क्योंकि बीसी के बाद क्या आता है? एडी। ये एक बीसी है, और इसके जस्ट बाद जीरो नहीं होती, सीधी क्या आ जाती है? एक एडी। एक एडी, सीधी एक बीसी की बात एडी। तो वो सही कहते थे कि यार ईसा मसीह को सूली तो एक ईसा पूर्व में लगाई थी और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद तो एडी आ गया। नहीं, गलत है। इसका सही मतलब क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे प्रभु या हमारे ईश्वर के वर्ष में, अर्थात जिस साल हमारे ईश्वर का जन्म हुआ, वो एनो डोमिनी है। और ये एनो डोमिनी किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। लैटिन का। जैसे एक क्वेश्चन आ गया था ना, हिस्ट्री किस भाषा का, क्वेश्चन पूछ लिया गया था आरपीएससी में, किस भाषा का? बहुत सारे लोग उसको गलत कराए। कल को ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं। एनो डोमिनी किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू, इंग्लिश। तो ये किसका है? लैटिन का है। लेकिन प्रश्न ये उपस्थित होता है कि बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ये हमें कब दिखाई देने लगते हैं? क्या ये शुरू से थे? क्या ये इतिहास में आरंभ से ही कालक्रम की गणना ऐसे की जाती थी, या इतिहास के किसी विशिष्ट चरण में इनका आगमन हुआ? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट की चीजें होती है, वहां से क्वेश्चन तो कम बनते हैं, लेकिन जब भी बनता है क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनता है। खतरनाक तो नहीं होता, वो इसलिए खतरनाक हो जाता है कि हम उसको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और जब पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं तो जो इजी चीज है वो ही टफ हो जाती है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि बीसी और एडी ये दो आधारभूत संकल्पनाएं हैं जो कि हमेशा आपकी, जब भी आप इतिहास पढ़ने जाओगे, ईसा पूर्व और ईसवी, ये चलती रहेगी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बीसी और एडी का इतिहास क्या है, भारत में कब आए बीसी और एडी? भारत में तो विक्रम संवत चलता था, शक संवत चलता था। राजस्थान में बहुत सारे अभिलेख जो हैं विक्रम संवत में मिलते हैं, कुछ कुछ शिलालेख शक संवत में मिलते हैं।
लेकिन ये कौन सा संवत है, एडी और बीसी, इसकी क्या हिस्ट्री है? जब तक हम थोड़ा गहराई में नहीं जाएंगे हमको चीज समझ में नहीं आएगी। तो यहीं से इसकी हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्यों आए। देखिए, आपने हमेशा एक कहावत पढ़ी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती ना, तब तक हम आविष्कार नहीं करते, तब तक हमारा जीवन वैसे ही चलता रहता है। लेकिन जब कोई समस्या आती है, समस्या से आवश्यकता उत्पन्न होती है, और जब समस्या आ गई और उस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास करने शुरू हो गए, तो फिर कुछ नई चीज इजाद होती है। ये इतिहास में एडी और बीसी का आगमन जो था, ये भी समस्या के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर ये समस्या नहीं आती तो इतिहास में दिक्कत नहीं आती। अब समस्या क्या थी वो देखते हैं। देखो हुआ क्या कि 6वीं शताब्दी में एक पोप थे जिनका नाम था पोप समझते हो, ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु। पोप थे पोप सेंट जॉन प्रथम। बात कब की कर रहा हूं, ईसा की 6वीं सदी की, 6वीं सदी की। उनके समय ये समस्या आने लगी कि जो ईसाइयों का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, एक नहीं मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है ईस्टर का। उसको बनाने में समस्याएं आने लगी, क्योंकि ये जो ईस्टर का त्योहार था वो ऋतुओं के हिसाब से बनता था। ईस्टर आप समझ रहे हैं क्या है त्योहार? आपको पता है कि ईसा मसीह को सूली पे कब चढ़ाया गया था? फ्राइडे को। और क्या त्योहार मनाया जाता है? गुड फ्राइडे। हम सभी स्कूलों से आए तो देखते ना छुट्टी कौन सी, गुड फ्राइडे की पड़ रही है। अब ये कब नहीं पता गुड फ्राइडे क्या था। गुड फ्राइडे वो दिन था जिस दिन ईसा को सूली पे चढ़ाया गया था। ईसा को सूली पे चढ़ाने के तीसरे दिन ये माना जाता है कि ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए, और उसको कहा गया ईस्टर। संडे के दिन वो जीवित हुए थे, इसलिए हमेशा ईस्टर जो है वो रविवार के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? रविवार के दिन। जो ईस्टर जिसको रविवार के दिन बनाया जाता है, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का। और ईस्टर का प्रतीक चिन्ह है क्या है? अंडा। आज यदि आप जाओ घर पे तो आप सर्च डालना ईस्टर एग, आपको अंडे को जितनी तरह से सजा सकते हैं उस तरह से सजाया जाता है। अंडा क्यों प्रतीक चिन्ह है? जैसे भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़े पे बैठ के चढ़े थे ना, गए थे। गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी। इनके पुनर्जन्म का प्रतीक क्या माना गया? अंडे को माना गया। क्यों? क्योंकि अंडे से क्या निकलता है? नया जीवन निकलता है। तो ये क्या माना गया? ये माना गया ईसाई धर्म में कि ईस्टर के दिन जिसका प्रतीक चिन्ह अंडा है, फिर से कब्र में से निकल आए प्रभु ईसा मसीह और उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। अंडा क्या है? अहिंसा पे हिंसा पे अहिंसा की विजय, असत्य पे सत्य की विजय। और इसी अंडे को प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। लेकिन 6वीं शताब्दी तक आते आते वर्षा की ऋतुओं में के हिसाब से इस त्योहार को मनाने में कठिनाई उत्पन्न होने लग गई। कठिनाई क्यों उत्पन्न होने लगी? उसका कारण एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था डायोक्लेटियन। अभी ये नाम आपको बड़े अजीब लगेंगे, लेकिन जब हिस्ट्री को आप पढ़ने लग जाओगे तो ये फिर आपके मन मस्तिष्क में छप जाएंगे। ये डायोक्लेटियन जो था एक रोमन सम्राट था, बहुत पावरफुल। और जो ये रोमन सम्राट डायोक्लेटियन था, इसके द्वारा एक संवत चलाया गया। संवत का नाम था एनो
डायोक्लैटियोनी, ये इसने अपने नाम पर एक संवत का चलन कर दिया। इसका समय था 284 ईस्वी से 305 ईस्वी के लगभग। ये रोमन सम्राट था, और आपको पता है रोमन सम्राट के अंतर्गत ही ये ईसाई निवास करते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम थी किनको? ईसाइयों को। प्रॉब्लम कैसे थी? देखिए, दो प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई। एक तो ईस्टर का त्योहार जो था वो इस डायोक्लेटियन, जिसका एक संवत था जिसका नाम था एनो डायोक्लेटियोनी, इसके आधार पर त्योहार मनाए जा रहे थे पूरे रोमन साम्राज्य में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये व्यक्ति जो था बहुत ही धर्मांध था। क्या था? धर्मांध। धर्मांध मतलब धर्म में अंधा, असहिष्णु, खून का प्यासा। अब उससे क्या समस्या आने लग गई? दो तरह की। एक तो जो पुरानी चली आ रही है, एक ईस्टर त्योहार को मनाने की। इसी वक्त पॉप जो थे, पॉप सेंट जॉन, उन्होंने एक ईसाई भिक्षु था जिसका नाम था डायोनीसस। क्या नाम था? डायोनीसस। इस भिक्षु को, जो कि एक ईसाई भिक्षु था और जिसको एस्ट्रोलॉजी का बहुत जबरदस्त ज्ञान था, उसको ये कहा कि भाई ऐसा है कि ईस्टर के त्योहार को मनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तुम एक नया संवत तैयार करो। इस संवत को हम नहीं मानेंगे, जो कि किसका है? डायोक्लेटियन, रोमन सम्राट का है। आप इतिहास में देखेंगे कि शासकों के द्वारा अपने नाम से क्या जारी किए जाते हैं? संवत, काल की गणना के लिए। जैसे कुछ बता सकते हो आप मेरे को? भारत में से कौन से शासक है जिन्होंने अपने नाम से संवत चलाया? नहीं, अशोक ने तो नहीं चलाया। देखो, विक्रम संवत बहुत अच्छे। विक्रम संवत कब आया? 57 ईसा पूर्व में, जब विक्रमादित्य ने, ऐसा माना जाता है कि उसने शकों को पराजित कर लिया। ठीक इसी प्रकार 78 ईस्वी में आया शक संवत, जो किसने चलाया? कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की खुशी में। इसी प्रकार चंद्रगुप्त, जो गुप्तों का पहला नरेश था, उसने 319 ईस्वी में क्या चलाया? गुप्त संवत, क्योंकि उसके राज्यारोहण हो गया था। हर्ष ने हर्ष संवत चलाया अपने शासन के आरंभ से। अर्थात शासकों में प्रवृत्ति थी कि अपने जो राज्यारोहण की तिथि है उससे वो एक नए कालक्रम की गणना आरंभ करें। तो यही काम कौन कर रहा था? रोमन सम्राट डायोक्लेटियन। कोई दिक्कत नहीं थी, भाई चल रहा है तो चलने दो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि धर्मांध बहुत था। धर्मांध इतना बड़ा था, और किसके प्रति धर्मांध था? ईसाइयों के प्रति। क्योंकि इसका जो राज्य था, डायोक्लेटियन जो था, ये प्राचीन रोमन धर्म को मानता था, जिसके देवता कौन थे? अपोलो। अपोलो, आप, मैं जब आपको गांधार कला पढ़ाऊंगा तो आपको अपोलो बताऊंगा कि अपोलो की जो गांधार जो कला शैली आई, वो किस प्रकार भारतीय और ग्रीक शैलियों के मिश्रण से बनी थी। अपोलो, वीनस, जुपिटर, पोसाइडन, ये जो रोमन देवता थे उनकी पूजा करता था ये रोमन नरेश। और ये कहता था कि जो ईसाई हैं यार, ये तो इन्होंने मेरे राज्य में जो है धर्मांधता फैला रखी है, लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसने क्या आदेश दिया? जितने भी सरकारी पद थे उन सभी पदों से ईसाइयों को भगा दिया। इतना ही नहीं किया, ईसाइयों के जो चर्च थे उनको ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इनकी जो पुस्तकें थी उनको सार्वजनिक रूप से, जो बाइबल थी उसको जलाना शुरू कर दिया। और यही नहीं रुका ये, इसने ईसाइयों को भर भर कर जेल में बंद करके ठूंस दिया कि या तो तुम अपना धर्म छोड़ दो, ईसाई धर्म, और रोमन जो प्राचीन धर्म है उसको अपना लो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। लेकिन इतने से ही इसकी प्यास नहीं बुझी। इसने जो रोमन कोलोजियम होता है, उसमें जो ग्लैडिएटर का खेल होता है, उसमें इनको फेंकना शुरू कर दिया। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? रोमन कोलोजियम देखा है कभी? क्या होता है रोमन कोलोजियम? स्टेडियम देखा है, आज का क्रिकेट स्टेडियम। इसी प्रकार का स्टेडियम
रोमन जो साम्राज्य था उसके हर लगभग बड़े शहर में होता था, और सबसे बड़ा ऐसा स्टेडियम जिसको कि वो कोलोजियम बोलते थे वो रोम में होता था, और उसमें खेल होते थे। लेकिन खेल जो थे वो क्रिकेट या भाग दौड़ के नहीं होते थे, वो खून के खेल होते थे। खूनी खेल खेला जाता था। कैसा खेल? ऐसा खेल जिसमें दुनिया के हर हिस्से से खूंखार जानवर मंगाए जाते थे, भेड़िए, शेर, भारत से हाथी, हैं, बाघ, टाइगर्स, हिप्पोक्रेटस, और उनसे लोगों की लड़ाई कराई जाती थी। कौन से लोग? जिनको रोमन साम्राज्य में युद्ध के बाद बंदी बना लिया गया है, जो अपराधी है, अपराध घोषित हो चुका है, और ऐसे ईसाई या ऐसे लोग जो कि रोमन सम्राट की बात नहीं मानते थे। ये एक तरह का पिंजड़ा था बहुत बड़ा, जिसमें हजारों लोग बैठते थे, सम्राट बैठता था और खेल चलता था, और भूखे जानवरों से आदमी लड़ता था। अधिकांश मामलों में आदमी मरते थे, लेकिन जब उनके हथियार चल जाते तो जानवर भी मरते थे। रोमन कोलोजियम में हजारों लोगों को और हजारों जानवरों को मारा गया है। खेल देखने के लिए पब्लिक पागल हो जाती थी। और रोमन सम्राट क्यों बढ़ावा देते थे इस चीज को? ताकि जो साम्राज्य की जनता है उसका ध्यान वास्तविक जो साम्राज्य में परेशानी आ रही है उससे हट जाए और इसी में मगन रहे, है ना। आदमी अपने वास्तविक जीवन की स्थिति भूल जाए। अगर आपके सामने ऐसा खेल चालू कर दो तो आप कुछ याद रखोगे क्या? कि खेल हो रहा है जिसमें हाथी लड़ रहे हैं, हाथी के सामने आदमी लड़ रहा है, या आदमी आदमियों की लड़ाई होती थी। और जो ऐसे योद्धा थे वो क्या कहलाते थे? ग्लैडिएटर। क्या कहलाते थे? ग्लैडिएटर। योद्धा। लेकिन ये योद्धा कैसे होते थे? सेना के योद्धा नहीं, गुलाम होते थे, युद्ध में पकड़े गए लोग होते थे। देखिए, इतिहास को ना हम तीन तरह से समझ सकते हैं। मोटे तौर पर इतिहास को समझने के तीन माध्यम हैं। पहला माध्यम होता है इतिहास को पढ़ना, जैसे कि आप नोट्स पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे। एक इतिहास का दूसरा माध्यम है इतिहास को सुनना, ये दूसरा माध्यम है, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं। और इतिहास का तीसरा माध्यम है देखना। तीन माध्यम है इतिहास: पढ़ना, देखना और सुनना। पढ़ते हैं आप, बुक पढ़ते हैं। सुनते हैं आप, हिस्टोरियंस या अपने टीचर्स को सुनते हैं। तो उसके माध्यम से इतिहास आपके दिमाग में जीवित होने लगता है। वास्तव में इतिहास को हम कभी नहीं समझ सकते या कभी उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि इतिहास के साथ हमारी भावनाएं नहीं जुड़ जाएं। इतिहास को जो तीसरा समझने का माध्यम है, जिसको बहुत कम लोग अपनाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है कई बार, वो है इतिहास को देखना। आप कहेंगे सर इतिहास को कैसे देख सकते हैं हम? इतिहास तो बीत गया, कैसे देखेंगे इतिहास को? तो बीते हुए इतिहास को देखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से। डॉक्यूमेंट्रीज जो समकालीन समय में बनी थी, जैसे कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, आप हिटलर की डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, हिटलर कैसे बोलता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व के जितने भी टॉप के ड्रामा स्कूल्स हैं उसमें हिटलर की क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जो एक्टिंग की लेते हैं कि हिटलर कैसे बोलता था, हिटलर का बोलने का तरीका क्या था। जब हिटलर बोलता था तो दुनिया खड़ी हो जाती थी। जब नाजीवाद का जन्म हुआ जर्मनी में, उस वक्त जर्मनी पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पीएचडी धारक देश था। ऐसे लोगों को उसने बिल्कुल विस्मित कर दिया अपने भाषण, वक्तव्य कला से। आज तक ये कहते हैं कि जितना भाषण में हिटलर का नाम है और उसका जो वो बिल्कुल अंदर से आदमी को हिला देता था और उसी की भाषा बोलने लग जाता था आदमी। सारे जितने बड़े एक्टर्स हैं, जितने भी बड़े ड्रामा स्कूल्स हैं विश्व के, वहां पर आपको हिटलर की क्लिप्स जरूर मिलेंगी कि आपने कैसे दूसरे को सम्मोहित कर सकता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी शोले। शोले में एक व्यक्ति है जेलर, जो कहता है हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। असरानी ने वो रोल किया था, जिसकी छोटी छोटी मूंछ है। वो एक्चुअली में हिटलर का गेटअप धारण करता है। तो इतिहास को हम कैसे समझ सकते हैं? देखकर। कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना चाहते हैं, एक तो किताब से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस समय की डॉक्यूमेंट्रीज डालिए जो ब्लैक एंड व्हाइट्स में, आपको पता चलेगा कि युद्ध एक्चुअली में लड़ा कैसे जाता है।
ऐसी ऐसी क्लिप्स हैं ओरिजिनल, यदि आप देख लें, जैसे एप्लो क्लैप्स करके एक नेशनल ज्योग्राफिक की है, जो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली में सब चीज़ देखना। तब आप देखेंगे कि युद्ध को कहना बहुत आसान होता है कि युद्ध छेड़ दो, युद्ध छेड़ दो। जब युद्ध में लोग मरते हैं और कैसी उनकी स्थिति आती है, तो तब हमें पता लगता है कि इतिहास कितना दर्दनाक है। जिन चीजों को हम ऐसे ही कह रहे हैं, युद्ध हो गया, लोग मारे गए, अशोक अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर लेता है? जो कलिंग के युद्ध में देखता है कि 1.5 लाख लोग मारे गए, किसी को चील खा रही है, किसी को कौआ खा रहा है, किसी को भेड़िया खा रहा है, लोग मरे पड़े हैं, और जो अधमरे हैं उनको भी जानवर खा रहे हैं, तो हृदय द्रवित हो गया, क्या कर रहा हूं मैं? इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से देखना सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इतिहास को समझना। तब आपकी भावनाएं इतिहास के साथ जुड़ जाती हैं और आप फिर अब अंदर से मन करता है कि यार इतिहास को समझना चाहिए। इतिहास को एक तरीका तो मैंने बताया कि आप किसके माध्यम से समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से। इतिहास को दूसरा समझने का तरीका है फिल्में। हर फिल्म में नहीं, वो फिल्म है जो कैसे बनी है, इतिहास के ऊपर बेस्ड है। भारत में भी और विशेष रूप से जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं, वहां कुछ इतनी शानदार पिक्चरें बनी हैं कि आप जितना पढ़ के समझेंगे ना, अगर वो फिल्में देख लें आप, तो वो आपकी पूरी लाइफ में आपको कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या चीजें होती हैं। जैसे एक मूवी आई थी आज से लगभग 24 साल पहले, ग्लैडिएटर, इसी के ऊपर जो मैं जिस पर चर्चा कर रहा हूँ। हम यही कहते हैं कि लोग ऐसे मर जाते हैं। यदि आप ग्लैडिएटर मूवी देख लो ना आप, तो आपकी रूह मतलब जो है ना, अंदर से आप समझ जाओगे कि एक्चुअली में रोमन साम्राज्य कैसा था, कितना भव्य था। जब मैं आपको प्लिनी के बारे में पढ़ाऊंगा, मौर्योत्तर काल आएगा, प्लिनी जो कहता है कि रोमन सम्राट जो थे भारत से करोड़ों रुपए का सामान मंगाते थे। इतना समृद्धशाली साम्राज्य था, इतना भव्य साम्राज्य, उसकी भव्यता कितनी विशाल थी। जब हम ग्लैडिएटर मूवी देखते हैं तो पता चलता है कि रोम कितना सुंदर था। सुंदर था जब ही तो पुनर्जागरण के समय में प्राचीन रोम की संस्कृति को आधार बना के ही तो पुनर्जागरण युग शुरू हुआ था। जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सारी चीजें क्या है, इतिहास अंतर संबंधित है। मैं ग्लैडिएटर मूवी के बारे में बात बता रहा था। अगर आपका कभी मौका मिले तो ग्लैडिएटर मूवी को देखना, जिससे आप इतिहास को कैसे देख के भी समझ सकते हैं। वो है ग्लैडिएटर मूवी, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैक्सिमस, जो कि एक बहुत बड़ा सैन्य कमांडर है। सैन्य कमांडर किसका है? मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस बहुत बड़ा यूनानी सम्राट था, बादशाह था, और जो मैक्सिमस था उसका सबसे वफादार सेना नायक था, जो बड़े बड़े युद्ध जीत रहा था। जब मैक्सिमस ऑरेलियस वृद्ध हो जाता है तो उसका एक बेटा था कोमोडस, जो कनिंग था, वीर नहीं था बिल्कुल, लेकिन जो होता है ना पैतरेबाजी में और चालबाज किस्म का, वो था। उसको ऐसा लगा कि मेरा फादर जो है ना, क्योंकि मुझ में तो वो गुण है नहीं सैनिकों के, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये रोमन साम्राज्य जो है मैक्सिमस को दे जाए। तो एक रात वो अपने बाप का गला घोट देता है और सैनिकों को और बड़े दूसरे जनरल्स को, क्योंकि दूसरे जनरल भी मैक्सिमस से चिढ़ते थे कि इसकी इतनी प्रसिद्धि है पूरे रोम में, तो एक रात अपने बाप का ही गला घोट के, अर्थात जो एम्परर था ऑरेलियस, उसका गला घोट के मार देता है, और मैक्सिमस को पता चलने से पहले ही उसको मारने का भी आदेश देता है। इतना ही नहीं रुकता, वो आदेश देता है कि मैक्सिमस की जो बेटा है और उसकी जो वाइफ है उसको भी मार दिया जाए। उसके सैनिक बेरहमी से उसके बच्चे का कत्ल कर देते हैं। मैक्सिमस की वाइफ के साथ रेप होता है और उसको जिंदा जलाकर उसको पेड़ पे टांग देते हैं। मैक्सिमस को पता चल जाता है, वो जैसे तैसे करके बच जाता है, और लेकिन उसी दौर में उसको दास बना लिया जाता है और दास बना के उसको अफ्रीका बेच दिया जाता है। लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है, वो नहीं बताता कि मैं महान जर्नल मैक्सिमस हूँ, क्योंकि उसको पता था अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी खोल दी तो मुझे अब जो नया सम्राट है एमोकस, वो मार देगा। लेकिन धीरे धीरे इतिहास बदलता है। देखिए आप यदि कुछ चीज़ें समझोगे ना, जैसे गांधी पे पिक्चर बनी है, गांधी, रिचर्ड एटनबरो, तो आपको समझेगा कि इतिहास कितना इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे व्यक्ति वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे एक खिलाड़ी का क्या ख्वाब होता है? एक खिलाड़ी का ख्वाब वो होता है कि मैं जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेलूं, फिर मैं राज्य स्तर पर रणजी खेल लूं, फिर इंडिया के लेवल पर खेलूं और अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलूं, मेरा नाम हो। फिर वो ये सोचता है मैं तो गुलाम हूं, अब मुझे क्या करना है? ग्लैडिएटर बन जाता है वो योद्धा और लड़ने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वो जन्मजात सैनिक होता है।
लोगों को मारता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। उसकी ग्लोरी जो है वो रोम तक पहुंच जाती है कि यार कोई एक ऐसा है अफ्रीका में योद्धा जो किसी से नहीं हारता। वही जो नया सम्राट डेमोकस था वो आदेश देता है कि यार उसको बुलाओ यहाँ पर, और रोम का जो सबसे भव्य कोलोसियम है वहां युद्ध कराओ। उस युद्ध में वो सबको पराजित कर देता है। और अंत में जब वो देखता है कि यार, लेकिन हमेशा अपना मुंह जो था वो ढका रखता था, मुकुट से, हेलमेट से खोलता नहीं था, क्योंकि पता था ये पहचान जाएगा क्योंकि वो साथ काम किया है। लेकिन अंततः एक दिन जब वो बहुत बड़ी विजय हासिल करता है उसी मैदान में, जनता पागल हो जाती है कि यार कैसा योद्धा है, ऐसा योद्धा आज तक नहीं देखा हमने रोमन कोलोसियम में। तो बादशाह स्वयं उतर के उससे रण क्षेत्र में मिलने जाता है। चारों तरफ रेत बिछी हुई है, लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, इधर बाग पड़े हुए हैं। वो कहता है तुम अपना नाम बताओ। तो पहले तो वो नहीं बताता, पीछे मुड़ जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि सम्राट को पीठ दिखा दो। तो जो चीज़ बोलता है ना वो इतनी फेमस है, वो मतलब लाखों बार उस चीज़ को देखे। वो कहता है जब हेलमेट उतारता है, माई नेम इज मैक्सिमस, आई एम द कमांडर ऑफ नॉर्दर्न अलायंस, आई एम द ट्रू फॉलोअर, ट्रू एम्परर मार्क्सस ऑरेलियस, I am the father of murdered son. I am the husband of murdered wife. I will take my revenge this life or next. पूरा जनसमूह एकदम पागल हो जाता है। और उस वक्त क्या नियम था कि यदि कोई ग्लैडिएटर युद्ध में जीत जाता था, हार जाता था, तो सम्राट अगर ऐसे कर देता था तो उसका मतलब था ये जिंदा रहेगा, और ऐसे कर देता था तो इसका मतलब इसका गला काट दिया जाए। उसी वक्त डेमोकस चाहता था कि इसका गला काट दिया जाए, लेकिन जो जनता थी वो पागल हो जाती है और वो कहती है सेव सेव सेव, और उसको मजबूरी में हाथ उठाना पड़ता है। जब हम ये चीजें देखते हैं ना तो बिल्कुल अंदर से रूह जो है ना ऐसे कांपने लग जाती है कि क्या इतिहास बिल्कुल सामने आ जाता है हमारे। तो मैंने बताया ना, इतिहास केवल पुस्तकों से नहीं दे समझा जाता, इतिहास ऐसे भी समझा जाता है कि इतिहास हम बोल क्या रहे हैं, बोलने का तरीका क्या है, लहजा क्या है, और हम इतिहास को कैसे देख रहे हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेते हैं ना, तो फिर कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि हम अंदर से जी रहे हैं इतिहास को। इतिहास को ऐसा ही नहीं कि मैं आपको मजबूरी में आप लेके बैठ गए, नहीं, आप इतिहास को जीने लग जाते हैं तो फिर सफलता मिलने लगती है। तो जो ये डायोक्लेटियन था, इसको ये डायोनीसस याद नहीं करना चाहता था कि मैं इसके आधार पर अपने प्रभु का त्योहार नहीं मनाना चाहूंगा, क्योंकि ये तो अत्याचारी है। तो इसने क्या किया, पुराने जो लैटिन में धर्म ग्रंथ रखे थे उनको उठाना शुरू किया, और इसने पता कर लिया कि अब हम अपने काल की गणना हमारे प्रभु कौन, ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट करेंगे। तो इसने जन्म का जो वर्ष निर्धारित कर लिया और उसको नाम दिया क्या, फर्स्ट एडी। ये इसने खोज कर ली। ये वर्ष था 525 ईस्वी, अर्थात इतिहास में शुरू से एडी नहीं चला। ईसा मसीह के मरने के 550 साल बाद उनके नाम पे संवत चलने लगा, जो आज पूरी दुनिया उस संवत को इस्तेमाल कर रही है। इवन तो हमारे देश में भी 30 से ज्यादा संवत रहे हैं, लेकिन आज भी क्या हमारे देश में भी क्या यूज होता है, ईस्वी। तो यहां से ईस्वी की कहानी शुरू हो गई। अब बात आती है बीसी की। यह बात तो हो गई एडी की, आफ्टर एनो डोमिनी की। ये थोड़ा सा कम काम करता है अभी, या तो मेरे को इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्या था, ये किसकी हिस्ट्री थी, एडी की। अब बात करते हैं बीसी की, बिफोर क्राइस्ट। डायोनिसस एक्सीगुनस ने ये तो खोज लिया कि भाई ईसा मसीह का जन्म हमने 1 एडी मान लिया, एनो डोमिनी। लेकिन उससे पहले की गणना समझ में नहीं आती थी कि उससे पहले की गणना कैसे करें। तो बीसी के संदर्भ में दो बहुत व्यक्ति आते हैं हमारे सामने। एक आता है सेंट बेडे, और एक आता है
डैनिश या डैनिश पेंटो। ये व्यक्ति एक 8वीं शताब्दी का, 8वीं सदी का ब्रिटिश हिस्टोरियन था, जिसने पहली बार ईसा से जन्म की पहले की घटनाओं को ईसा से पहले का नाम दिया, लेकिन यह लोकप्रिय नहीं हो सका। लेकिन 1627 ईस्वी में एक दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, यह एक्चुअली में फ्रेंच था, फ्रांस का नागरिक था, और इसने क्या कहा, इसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ईसा मसीह की जन्म से पहले का जो काल था उसको इसने कहना शुरू किया, एने क्रिस्टियोम, एने क्रिस्टियोम, अर्थात ईसा से पहले या ईसा से पूर्व। और यही मतलब निकल गया क्या, बीसी का, बिफोर क्राइस्ट। और फिर 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में जो है ये चीज लागू हो गई, सब जगह इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब बात आती है भारत की। देखिए, भारत में तो विक्रम संवत भी चल रहा था, है ना, और शक संवत भी चल रहा था, गुप्त संवत भी चल रहा था, हर्ष संवत भी चल रहा था। और जब मुस्लिम्स आए तो कौन सा संवत शुरू हो गया, इलाही संवत। यदि आप जितनी भी सल्तनत काल और मुगल काल के राजकीय दस्तावेज देखोगे, जितने भी उनके अभिलेख देखोगे, वो किस में, इलाही संवत में। तो अब जैसे ये संवत अब भारत में कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो एक्चुअली में यूरोप का संवत था, ये हमारे यहाँ कैसे चलने लग गया, इसकी हमारे यहाँ की क्या हिस्ट्री है, क्यों लागू हो गया ये, है ना, ये भी तो समझने वाली बात है। तो इसकी क्या स्थिति आई वो देखिए, कैसे इतिहास एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। आप एक चीज देखते हैं, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन जो हम पढ़ेंगे, और एक महत्वपूर्ण घटना है इसी दौर की, कस्तुनतुनिया का पतन। जिसे कि आज का इस्तांबुल कहा जाता है, जो कि तुर्कों की राजधानी थी। इसका 1453 ईस्वी में पतन हो गया। पतन का मतलब तुर्कों ने इसको जीत लिया। किससे जीत लिया, रोमन साम्राज्य से। और जीता ही नहीं, एशिया का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिस मार्ग से भारत से और चाइना से ट्रेड होता था यूरोप का, उसको बंद कर दिया। तो क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, भौगोलिक खोजों के रूप में सामने आया। भौगोलिक खोज कैसे शुरू हो गई, 1498 में वास्को डी गामा कहां गया, इंडिया। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में एडी और बीसी अर्थात ईसवी सन का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। एडी, बीसी का तो करते ही नहीं थे, एडी का करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि भारत में ईसवी सन को प्रचलित करने का श्रेय किसको प्राप्त है, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, डैनिश या पुर्तगीज, आंसर क्या होगा, पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाली। पुर्तगाली वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में आकर इस संवत को प्रचलित किया। किसको, ईसवी सन को। अदरवाइज भारत में तो जब ये वास्को डी गामा भारत आया तो भारत में तो जो है इलाही संवत चल रहा था, हिजरी संवत चल रहा था, जो पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ हिजरी। और जो उत्तर भारत था वहां पे विक्रम संवत चल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, भारत में पहली बार ईसवी सन का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास में जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे तर्क की बात करते हैं कि भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में ईसवी सन को आरंभ किया तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है।
इसका साक्ष्य मिलता है हमें दो जगह से। एक तो है गोवा और दूसरे हैं इनके दमन और दीव। कैसे पता चलता है? गोवा का एक बहुत फेमस चर्च है, उस चर्च का जब निर्माण हुआ था 16वीं शताब्दी में, तो जो निर्माण की पट्टिका लगी हुई हैं उनमें एडी शब्द खुदा हुआ है। तो वो पहले प्रमाण है भारत में ईसवी सन आरंभ होने के। ठीक इसी प्रकार इन्होंने दमन और दीव को फोर्टिफिकेशन किया, अपने दुर्गों का निर्माण कराया, और दुर्गों के निर्माण कराने के साथ अपनी वो लगाई, प्रशस्ति लगाई। वहां पर फिर हमें एडी का प्रयोग दिखाई देता है। तो 16वीं शताब्दी में भारत में पहली बार ईसवी सन का प्रयोग आरंभ होने लग जाता है। केवल यही नहीं होता, ये अपने जो दस्तावेज तैयार करते थे उसमें भी ईसवी सन का प्रयोग करते थे। और आप देखेंगे कि मध्यकाल में बहुत सारे यूरोप से यात्री भारत आए, जैसे कि बारबोसा, डोमिंगो पायस, और वो भारत में जो भी देखते थे, जो भी लिखते थे, उसको किस में अंकित करते थे? ईसवी सन में। तो किसको श्रेय गया? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों इसको ले आए और इसका यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन ये लोकप्रिय नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली भारत में लोकप्रिय नहीं हो पाए। पुर्तगालियों का जो क्षेत्र रहा, उनकी जो गतिविधियां रही, वो कोस्टल इलाके में रही, भारत के तटवर्ती क्षेत्र में। वो भारत की मुख्य भूमि की कभी शक्ति नहीं बन पाए। जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे असफल हो गए और इन्होंने क्या किया और इनकी देन क्या है। इनकी देन ही है कि इन्होंने ईसवी सन का प्रचलन भारत में आरंभ किया। जिस प्रकार की आरपीएससी आजकल परीक्षा ले रही है हमारी, या दूसरे स्टेज में बन रही है, वहां पर एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें आपको बहुत गहराई से चीजें समझनी पड़ती हैं। जो चीज हम यहां पढ़ रहे हैं वो वहां काम आ जाएगी पेपर देते वक्त। तो जब ये शुरू हो गया, लेकिन भारत में इस सन को, इस संवत को इस्टेब्लिश करने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ? बता सकते हैं? अंग्रेजों को। कैसे? उसको देखते हैं। देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए तो आए तो थे कैसे? एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी क्या बन गई? राजनीतिक शक्ति। प्लासी के युद्ध में 1757 में उन्होंने बंगाल के नवाब को पराजित करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करके बैठ गए और धीरे धीरे अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने लग गए। और अगले 50 वर्षों में लगभग पूरा उत्तर और पश्चिमी भारत उन्होंने जीत लिया। एक आपको कहावत सुनी होगी आपने जरूर, हम सभी यूज करते हैं कि जाकी लाठी बाकी भैंस। समझ रहे हो क्या मतलब है? जाकी लाठी बाकी भैंस, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसको और हिंदी परिष्कार के मतलब, जिसके पास ताकत होती है सिक्का उसी का चलता है भैया। हम इतिहास में क्या देखेंगे कि इतिहास में जिसके पास लाठी रही है, जुबान भी उसकी चलती है, लिपि भी उसकी चलती है और धर्म भी उसका चलता है। जब भारत में मुस्लिम्स आए अरब के रूप में, तो उन्होंने अपनी लिपि क्या चला दी? फारसी। भाषा क्या शुरू कर दी? फारसी और अरबी। संवत क्या चला दिया? अपना खुद का संवत चला दिया। धर्म कौन सा चला दिया? इस्लाम चला दिया। क्यों? वो भारत की शक्ति थे। उन्होंने कहा नहीं, हम विक्रम संवत में अपने अभिलेख नहीं खोदेंगे, हम तो अपने संवत में खोदेंगे, मुस्लिम संवत में। हम भारत की लिपियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्राह्मी लिपि। हम कौन सी लिपि इस्तेमाल करेंगे? फारसी लिपि बोलेंगे। हम भारत की जुबान हिंदी नहीं बोलेंगे, हालांकि बाद में बोलने लग गए। क्या बोलते थे? फारसी और तर्की बोलते थे। अंग्रेज जब भारत में आए और जब उन्होंने कब्जा कर लिया भारत पे, तो क्या बोले कि अब हिंदी की जरूरत नहीं है, हमें फारसी की भी जरूरत नहीं है। पुराना गया, अब लाठी किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। अंग्रेजों के पास लाठी है, तो भाषा किसकी बोली जाएगी? अंग्रेजों की बोली जाएगी। लिपि किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। तो भाषा क्या चलने लग गई? अंग्रेजी। कानून की भाषा क्या हो गई? अंग्रेजी। दस्तावेज किसने में लिखे जाने लगे? अंग्रेजी। और लिपि क्या हो गई? रोमन। संवत क्या शुरू हो गया? एडी। और किस धर्म का प्रचार शुरू हो गया? ईसाई धर्म का। तो
इतिहास में जैसी रूलिंग पार्टी बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। अंग्रेज लगभग 200 साल भारत में रहे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी अंग्रेजियत को यहां फैलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बंगाल को जीता, अपने अभिलेख या अपने दस्तावेज जो रोज लिखते थे वो, कि दूसरे राजाओं से संधि की पत्र, वार्ता के पत्र, अब वहां पे उन्होंने मुस्लिम संवतों का, भारतीय संवतों का प्रयोग करना बंद कर दिया और अपना संवत, ईसाई धर्म का संवत, कौन सा, ईसवी सन का प्रयोग, एडी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, एनो डोमिनी का। अगली कड़ी आती है मैकाले। मैकाले का नाम सुना है ना, जो शिक्षा नीति लेके आया था, लॉर्ड मैकॉले। 1835 में वो कहता है कि अब शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में ही दी जाएगी। तो भाषा, शिक्षा की भाषा भी क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई। 1830 और 40 के दशक में भारत में विधि का जो है निर्माण किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। वो सारी विधि किस में लिखी गई, संस्कृत में नहीं लिखी गई, फारसी में नहीं लिखी गई, किस में लिखी गई, अंग्रेजी में लिखी गई। तो क्या शुरू हो गया, संवत भी शुरू हो गया, भाषा भी शुरू हो गई, लिपि भी शुरू हो गई। और आप और हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल, फारसी भूल गए, है ना, ब्राह्मी भी भूल गए। आपसे कहो ब्राह्मी लिपि पढ़ लो ना, तो आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ सकता हूं। आपको संस्कृत पढ़ लो ना, मैं पढ़ सकता हूं ना आप पढ़ सकते हो। लेकिन अंग्रेजी पढ़ लेंगे, अंग्रेजी की लिपि भी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हम गुलाम रहे ना अंग्रेजों के, तो उन्होंने हमारे देश पर अपनी भाषा थोप दी और ईसवी सन का इस्तेमाल करना अनिवार्य ही हो गया भारत में। सारे संवत, सारी गतिविधियां, सारे दस्तावेज, सारी शिक्षण गतिविधियां, सारी इतिहास की पुस्तकें अब किससे लिखी जाने लगी, ईसवी सन के आधार पर। आ रही है बात समझ में कि कैसे जब शासन बदलता है, कैसे जब एक दौर के बाद दूसरा दौर आता है, तो पुराने दौर की चीजें एकदम खत्म हो जाती हैं और जो नया, जिसकी लाठी रहती है, वो कहता है अब सब चीज मेरे हिसाब से चलेगी। तुम्हारे पहला जो गया बादशाह गया, अब तो मैं बादशाह हूं, अंग्रेज हैं इस मुल्क के विधाता, तो अब हमारे हिसाब से सब कुछ चलेगा। आप गए मुगल, अब हमें इस देश के अगली मुगल। समझ पा रहे हैं बात को कि इतिहास कितना गहरा है, इतिहास में चेंजेस जो हैं वो कितने गहरे हैं। आज जो हम कर रहे हैं ये हमारे अतीत की देन है ना, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा अतीत जिम्मेदार है। तो ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी। अब एक बात और निकल के आ रही है कि जब ये काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो एक चीज तो एस्टेब्लिश हो गई एडी की, आफ्टर डेथ की, अर्थात सॉरी आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी, कि एडी का प्रयोग होना शुरू हो गया। लेकिन बीसी का प्रयोग कब होना शुरू हुआ? आपसे कोई पूछ ले कि भारत में बीसी का प्रयोग कब हुआ, तो क्या बताओगे? अब पढ़ा तो है आपने, मैं 100% पढ़ा है, लेकिन आप अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। कैसे? अब देखो, आपको मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। विलियम जोन्स का नाम सुना है? विलियम जोन्स का नाम सुना है। एशियाटिक सोसाइटी की क्या की थी? संस्थापकों में से थे विलियम जोन्स। एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, बता सकते हैं मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में क्या खोज करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करी थी इन्होंने। उस वक्त चंद्रगुप्त नाम से कोई व्यक्ति कौन था हम जानते नहीं थे, क्योंकि ग्रीक स्रोत जो थे वो चंद्रगुप्त का उल्लेख कैसे करते थे? सैंड्रोकॉट्टस के रूप में। याद आया? सैंड्रोकॉट्टस। इसकी समानता चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? विलियम जोन्स ने। लैटिन स्रोतों में सैंड्रोकॉट्टस का उल्लेख है। वो कहता है कि जब सिकंदर भारत में आया तो सैंड्रोकॉट्टस एक राजकुमार था, उससे मिलने गया, लेकिन उसकी अभद्रता से सिकंदर इतना नाराज हुआ कि उसको मारने का आदेश दिया, लेकिन वो अपनी जान बचा के भाग गया। इस राजकुमार की पहचान पर बहुत ज्यादा विवाद होता था जब भारत की हिस्ट्री लिखी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा कि ये कौन है सैंड्रोकॉट्टस। और पॉलीबोर्था का उल्लेख होता था, पॉलीबोर्था उसकी राजधानी थी। ये विलियम जोन्स ही थे जिन्होंने ये तदातम्य स्थापित किया
कि सैंडोकॉटस कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। और पॉलीबोर था कुछ नहीं, क्या थी? पाटलिपुत्र थी। जैसे ही ये जांच फिट हो गई, तुरंत भारत में क्या हुआ? बीसी का प्रयोग होना आरंभ हो गया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या है? 323 ईसा पूर्व। क्योंकि जो भारत में कौन आया था? सिकंदर, उसकी डेट निश्चित है। वो 327 ईसा पूर्व से, जिसको हम बीसी कहते हैं, 325 बीसी अर्थात ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। अर्थात ये जब भारत में रहा था तभी तो मुलाकात की थी सैंडोकॉटस ने। अर्थात भारत के इतिहास क्रम की कालक्रम भी निर्धारित हो गया इसी चीज से, कि मौर्यों का समय निर्धारित हो गया। क्योंकि जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे जो कि सिकंदर के साथ आए थे, उनने उसका एक एक अभियान का तिथि के अनुसार वर्णन किया था। यहां से भारत में बीसी का प्रयोग होना आरंभ हो गया, बिफोर क्राइस्ट। एडी का प्रयोग तो बहुत पहले से हो रहा था। पुर्तगीज कर रहे थे अपने अभिलेखों में। जहां उनकी डेथ हो जाती थी तो डेथ के बाद जो संगमरमर पत्थर लगाया जाता था, आपने देखा ना, कब्रों पे पत्थर लगा, उस पे जन्म और मृत्यु की तिथि लिखी है। एडी तो बहुत पहले से चल रहा था। ये बीसी जो है ये हमारे सामने 18वीं शताब्दी में आता है, जब 1784 में ये खोज विलियम जोन्स के द्वारा कर ली जाती है। समझ में आ गई कि हिस्ट्री कैसे, कहां वर्णन कर रहा है ग्रीक हिस्टोरियन और कहां जाके लाइनें मिल रही हैं इतिहास की। इतिहास है ना, जिसे कहते हैं ना, निरंतर बहती हुई धारा है। आज हम जाएं तो हमारी जड़ें जो है सैकड़ों साल पीछे जा रही हैं, और कब पता नहीं कौन सी खोज हमारे को उससे कनेक्ट कर दे। तो ये खोजें जो थी वो ऑलमोस्ट जो है 2000 साल बाद हो रही थी, लेकिन इसने भारत के इतिहास को हमेशा से बदल दिया। जब मैं आपको एंशंट हिस्ट्री शुरू करूंगा तो आर्कियोलॉजी का इतिहास पढ़ाऊंगा, जो कि नेट जेआरएफ में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। स्कूल लेक्चरर और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका बहुत कम उसका तवज्जो है, लेकिन नेट जेआरएफ में जो आर्कियोलॉजी का पार्ट है, किसने किस अभिलेख की खोज की, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कैसा काम हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारी चीजें फिर आप वहां फिर से देखोगे और इसको हम और गहराई से पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी अभी समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर बाद हम फिर मिलेंगे।